हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, और आपको बता दें, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए है भाई, क्योंकि पेपर फर्स्ट में भी हिंदी गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं और पेपर सेकंड में भी जो है हिंदी गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं और हिंदी पेडागॉजी से क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग अभी पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाकर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। ओके, तो जो लोग नहीं देखे हैं वे लोग जाकर के देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेज मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करने से ना आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा, आपको नॉलेज मिलेगा और किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं ये अनुभव आपको हो जाएगा। ओके, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है भाई। और हम आपको 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। ओके, और आपको बता दें कि देखिए, सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद भी जो सीटेट के एग्ज़ाम आएंगे, जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इजी टू हार्ड पेपर, ठीक है, हम लोग इजी क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, अब हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हल्के फुल्के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले भाई, अब धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए, पहले गद्यांश आ गया, पढ़ते हैं भाई। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इसमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। ओके, तो चलिए भाई, अब इनके क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से कि पैराग्राफ का क्वेश्चन जो आता है ना, उसमें आप लोग कोशिश करिए कि पैराग्राफ को एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। ठीक है, कोशिश करना ज़रूर, क्योंकि भाई हम इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि
पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि अगर बार बार पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर बार बार क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे ना टाइम का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा और लास्ट में आप लोग कहेंगे कि सर जो है टाइम जो है कम पड़ गया, हमें टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग पैराग्राफ को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद जवाब देते हुए चलिए, ठीक है। चलिए भाई हम लोग जवाब देते हैं। देखिए, कोशिश करना एक बार में ही काम चल जाए, ना चले तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। देखिए, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? बताइए भाई। स्वतंत्रता, समानता, या फिर निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। लोग स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? किसने चलाया भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, या फिर ब्रिटिश सरकार ने, या फिर सदस्यों ने। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, देश की जनता ने, ठीक है। आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? बताइए भाई। समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी, ठीक। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूलभूत मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता तथा विचारों की अभिव्यक्ति जैसे सभी गुण सम्मिलित हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आंदोलन का क्या असर पड़ा? आंदोलन का क्या असर पड़ा भाई? बताइए। ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय जनता की भीरू मनस्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कांग्रेस की क्या मांग थी? बताइए भाई कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें, या फिर विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, या फिर आज़ादी दो। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, ठीक है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे सटीक यानी सार्थक वाक्य चुनिए। सार्थक वाक्य चुनना है भाई। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, या फिर खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बन रही थी। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? बताइए भाई, किस पर होगा दबाव का प्रयोग? हवा का दबाव कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर दबाव का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। बताइए भाई, चलिए चुनते हैं भाई उत्तर। देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया। प्राचीन काल से गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक, ठीक, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से रास जैसा कुछ गिरता हुआ। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है, उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है, पढ़ रहे थे भाई, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। चलिए भाई, एक कविता थी, अब इस कविता से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर देते हैं हम लोग। देखिए, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? बताइए भाई, किस प्रकार के व्यक्तियों के? सहयोगी, सहृदय, या फिर समरस, या फिर संगदिल? बताइए भाई, संगदिल बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सहयोगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। संगतकार के माध्यम से कवि सहयोगी प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। आगे देखते हैं। देखिए, चट्टान जैसी भारी स्वर से आशा है। मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़, पत्थर की आवाज़। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, गंभीर आवाज़, ठीक है। चट्टान जैसी भारी स्वर से आशय गंभीर आवाज़ से है। आगे देखते हैं। देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह क्या भाई भटक जाता है, बेसुरा हो जाता है, लीन हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लीन हो जाता है, ठीक है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने में अंतरे को गाते हुए वह लीन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनहद शब्द में
कौन सा उपसर्ग है भाई? अनहद, बताइए भाई। अन उपसर्ग है, ठीक है। अनहद में अन उपसर्ग है, हद जो है मूल शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या है भाई? बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर या फिर भयभीत स्वर? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बुझता हुआ स्वर। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संगतकार का अर्थ है, संगतकार का अर्थ क्या भाई? गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला या फिर गायक को बिखरने से बचाने वाला? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, गायक के साथ गाने वाला। संगतकार का अर्थ है गायक के साथ गाने वाला। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए ढाढ़स बंधाना का अर्थ है क्या भाई? तसल्ली देना, आज्ञा देना, आशीर्वाद देना या फिर रक्षा सूत्र बांधना? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तसल्ली देना, ठीक है। ढाढ़स बंधाना का शाब्दिक अर्थ है तसल्ली देना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़ना लिखना, ठीक, पढ़ना लिखना बोल रहे हैं भाई। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है भाई? पढ़ना सीखने के लिए केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, या फिर घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, या फिर लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं? मतलब भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पेडागॉजी है भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर सी सही है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, ठीक है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने, पढ़ने, बातचीत करने, सुनने का माध्यम है। बताइए भाई किसका माध्यम है? क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन नंबर बी सही है, पढ़ने का माध्यम है, ठीक है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से पढ़ने का माध्यम है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लड़के होकर रोते हो यह कथन क्या है भाई? भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ठीक है। लड़के होकर रोते हो यह कथन भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? बताइए भाई, कहानी में संवाद होना चाहिए, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक है, या फिर कहानी में कथानायक का होना आवश्यक है? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, कहानी में कथानायक का होना आवश्यक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि क्या यह बिल्कुल संभव है या बहुत हद तक संभव है? हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, यह बहुत हद तक संभव है। ठीक है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह तथ्य बहुत हद तक संभव है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा सभी विषयों के ... में है। भाषा सभी विषयों के पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि क्या मानते हैं भाई? बताइए। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, या फिर सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं? कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी समझना चाहिए। ठीक है, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थियों को समझना चाहिए। ठीक है, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आप मानते हैं कि आप अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, ठीक है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, या फिर व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, या फिर किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक है, भाषाविदों का मानना है कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है, क्या है भाई? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, या फिर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। ठीक है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य विज्ञान विषय को गहराई से जानना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 56 है भाई, 56। ठीक है,
लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। व्याकरण व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, या फिर अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या फिर लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है क्या है भाई? पाठ का लेखक, ठीक, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या फिर पाठ कठिन और अस्पष्ट है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है भाई। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या फिर बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, आपकी दृष्टि से अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है क्या है भाई? उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है क्या है? बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या फिर पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, या फिर उनसे कम गतिविधियां कराएंगे? बताइए भाई, बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए भाई, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, और एग्ज़ाम सबको क्लियर करना है, बिना क्लियर करे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।